हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को लेकर आया हूँ जो श्री लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। ये उपन्यास नेट परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत उपयोगी है। वर्तमान में ये नेट के लिए इकाई 6 के अंतर्गत आता है, इकाई 6 के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में परीक्षा गुरु के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, उसके जो पात्र हैं और परीक्षा गुरु का जो विषय वस्तु है तथा उसके सारांश को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। परीक्षा गुरु, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है परीक्षा गुरु? इस पूरे उपन्यास का जो सार है उसका आशय ये है, परीक्षा ही गुरु है। जब व्यक्ति किसी से नहीं सीखता है और परीक्षा देकर ही उससे सीखता है और परीक्षा को ही अपना गुरु मान लेता है। इसी उद्देश्य से लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु रखा है। आइए देखते हैं पॉइंट पहला। परीक्षा गुरु उपन्यास जो श्री लाला निवास दास के द्वारा रचित है और 25 नवंबर 1882 को इसका प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 25 नवंबर 1882 को इसका प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। परीक्षा गुरु है, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित जो परीक्षा गुरु है, इसके जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, बहुत बहुभाषी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सी भाषाओं के जानकार थे, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। लाला श्रीनिवास दास जी को आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्रदान है। अब हम आपसे कहें हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपका जवाब होगा परीक्षा गुरु। अंग्रेजी के ढंग का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो भी आपका जवाब होगा परीक्षा गुरु। आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव किसे प्राप्त है, तो लाला श्रीनिवास दास जी को प्राप्त है, और उनका जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, वो भी आधुनिक ढंग का उपन्यास माना जाता है। लाला श्रीनिवास दास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और उसके फिर सुधार की कहानी सुनाई है। कहने का आशय, महाजन माने बनिया होता है, व्यापारी माने व्यापार करने वाला, और ये जो मदन मोहन है ये एक रईस है, इसके पतन की और फिर पतन से उसके उत्थान की कहानी लाला श्रीनिवास दास जी ने सुनाई है। उपन्यास छोटे छोटे 41 प्रकरणों में विभक्त है और प्रत्येक प्रकरण का अपना एक अलग महत्व है, एक अलग नाम है। तो इतनी जानकारी के बाद हम
पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण पात्र हैं इस उपन्यास के। पहला है लाला मदन मोहन, जो कि उपन्यास का नायक है। एक बड़े व्यापारी, दिल्ली के बहुत बड़े रईस हैं। कौन? लाला मदन मोहन। लेकिन रईस होते हुए भी मध्यम वर्गीय सोच से ग्रसित हैं। अगले मुंशी चुन्नीलाल, जो कि मदन मोहन का मुंशी है। अगले लाला ब्रजकिशोर, यह एक वफादार व्यक्ति है, ईमानदार, जो लाला मदन मोहन के पिता के समय से काम करते आए हैं। जो लाला ब्रजकिशोर है वो एक वफादार, ईमानदार, जो लाला के पिता के समय से उनके पास काम करते आए हैं। ये निस्वार्थी हैं और अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार हैं। अगले मिस्टर ब्राइट, ये एक व्यापारी हैं। पांचवें मिस्टर रसाल, ये भी एक व्यापारी हैं। हरगोविंद, ये बंसारी का लड़का है जो मदन मोहन का मित्र है, जो मदन मोहन का मित्र है। सातवां हकीम अहमद हुसैन और आठवां मास्टर शंभू दयाल सिंह, ये भी मास्टर शंभू दयाल सिंह, ये भी मदन मोहन के साथ काम करने वाले हैं। ये भी एक मित्र हैं उनके और बहुत स्वार्थी, चापलूस जिसे कह सकते हैं। नौवें पंडित पुरुषोत्तम दास, हरकिशोर, लाला ब्रज, लाला जवाहरलाल एक साहसी व्यक्ति हैं। लाला हरदयाल मदन मोहन का दोस्त है, ये भी स्वार्थी है। बाबू बैजूनाथ, और 15वां है मदन मोहन की स्त्री। 14वां है मदन मोहन की स्त्री, जिसका इस उपन्यास में नाम का चर्चा नहीं की गई है। उसमें जिक्र ऐसे किया जाता है कि मदन मोहन की स्त्री। 15वां मदन मोहन के 2 लड़के हैं, इसका भी जिक्र किसी नाम से नहीं, लड़का 1 और लड़का 2 से इसका जिक्र किया गया है। और 16वां निहाल चंद मोदी। ये 16 पात्र हैं इस उपन्यास में। और इस उपन्यास का जो प्रमुख विषय वस्तु है वो एक व्यापारी वर्ग की कथा का वर्णन सुनाया गया कि कैसे स्वार्थी मित्रों के कारण उसका पतन होता है और सच्चे मित्र के कारण उसका उत्थान होता है। एक व्यापारी के जीवन की कथा है कि व्यापारी जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं, क्या क्या हानियां सहनी पड़ती हैं और कितना संघर्ष होता है। तीसरा है व्यापार और व्यवहार में भेद। व्यक्ति का व्यापार तभी अच्छा हो सकता है जब उसका व्यवहार कुशल हो, अच्छा हो, मित्रवत हो। स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की तुलना। इस उपन्यास का जो प्रमुख बिंदु है वो स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की तुलना है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए पाश्चात्य या विदेशी वस्तुओं से अधिक लगाव रखते हैं। वही एक कारण था मदन मोहन का भी। आपको बताया इस उपन्यास में 41 प्रकरण हैं। आइए देखते हैं 41 प्रकरण और उसके नाम। पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान का वर्णन। प्रकरण 1
में सौदागर की दुकान का वर्णन है, जिसमें मदन मोहन और कुछ लोग लेन देन करने के लिए उपस्थित होते हैं। मदन मोहन के दो दोस्त हैं। दोस्त क्या, एक ये मुंशी चुन्नीलाल और शंभू दयाल, ये उसके दोनों दायां और बायां हाथ हैं। जैसा ये लोग करते हैं वैसा ही मदन मोहन करता है, यानी कि जैसे ये दोनों लोग समझाते हैं उसको, क्योंकि ये स्वार्थी हैं और हमेशा मदन मोहन का पैसा खर्च कराने पर तुले रहते हैं और उनसे पैसा ऐंठने की चाल हमेशा चलते रहते हैं। प्रकरण 1 का नाम है सौदागर की दुकान का वर्णन। दूसरा प्रकरण है अकाल में अधिक मास। इसमें अकाल का जो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पैसे की कमी होती है, इसमें इस प्रकरण में विदेशी घड़ी जिसमें 9:30 बजे आधा घंटा मतलब चुन्नीलाल ने आगे कर रखा है और ब्रजकिशोर जो एक सच्चा मित्र है हमेशा उपदेशात्मक बातें किया करता है। प्रकरण 3 संगति का फल। मदन मोहन की संगत अच्छी नहीं है। चुन्नीलाल शंभू दयाल जो उसके दोस्त हैं वो गलत रास्ते पर चलाना चाहते हैं हर वक्त। तो कहा जाता है जैसी संगत वैसा असर होता है और मदन मोहन की जो संगति है वो अच्छी नहीं है। प्रकरण 4 मित्र मिलाप। मदन मोहन और हरदयाल दोनों मित्र हैं। मित्र मिलाप और मदन मोहन हरदयाल आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं और दोनों में एक दिन मिलाप होता है जिसमें मदन मोहन सच्चा मित्र है और हरदयाल ईर्ष्यालु। मदन मोहन ने कभी किसी की ईर्ष्या नहीं की और अपने मित्र के प्रति हमेशा दयावान रहा, लेकिन जो हरदयाल था वो ऊपर से तो दिखावा करता था लेकिन अंदर से जलन मदन मोहन के प्रति थी। अगला विषयासक्त। प्रेम भावना, वेश्या, शराब आदि की लत से ग्रसित कर दिया था उसके दोस्तों में, उसी का वर्णन विषयासक्त। काम भावना की प्रवृत्ति, वैश्यालय यानी कि ऐसे कार्य जिससे व्यक्ति का चरित्र भी पथभ्रष्ट हो जाता है। अगला प्रकरण 6 भले बुरी की पहचान। इसका अर्थ है भले बुरे की पहचान। व्यक्ति समय से पहले अगर अच्छे और बुरे की पहचान करना नहीं सीख पाता है तो भविष्य में उसे हानि ही उठानी पड़ती है, और समय से जो पहले अच्छे बुरे का जिसे ज्ञान हो जाता है उसे कभी हानि या नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो मदन मोहन इस उपन्यास का नायक है वो भले बुरे की पहचान नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने मित्रों के प्रति आस्थावान भरोसा रखता है। सावधानी। प्रकरण 7 में सावधानी के बारे में बताया है लेखक ने, जिसका आशय ये है कि हमेशा व्यापार में सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी कहावत है कि व्यापार में हमेशा सावधान रहना चाहिए। 8वां प्रकरण सब में हाँ। जो मदन मोहन है दोस्तों की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता था। जैसे उसके दोस्त अगर किसी गलत काम को भी कह दिया ये सही है तो मदन मोहन भी उसमें हाँ कह देता था, क्योंकि वो गलत और सही का भेद नहीं कर पाता था। अगला 9वां है सभासद। इसमें इन लोग जो सभासद में जो प्रथम सदस्य है
मुंशी चुन्नीलाल जो कि स्वार्थी है, शंभू दयाल मास्टर साहब हैं, ये हिसाब किताब में हमेशा गड़बड़ी रखते थे। जैसा कि हिसाब किताब का जो टोटल बजट खर्चा जो किसी कार्य का 10,000 आया तो शंभू दयाल हमेशा 15,000 बता के, एक्स्ट्रा बता के उनसे पैसे हड़पना चाहते थे। ब्रजकिशोर जो कि शंभू दयाल का अच्छा मित्र है, सच्चा दोस्त है, और ये ब्रजकिशोर जो है शंभू दयाल के पिता के ज़माने से उसके यहाँ काम करता है और एक सच्चा दोस्त है जो कि पेशे से वकील भी है। चौथा, पंडित सभा में 5-6 लोग इकट्ठे हुए और चुन्नीलाल और शंभू दयाल ने पंडित से कुछ प्रश्न पूछे, पंडित की परीक्षा लेनी चाहिए, और पंडित ने अच्छे यानी सटीक उत्तरों से इन सब का मुंह बंद कर दिया। अगला है 10वां प्रकरण, प्रबंध माने इंतजाम, यानी किसी चीज का इंतजाम करना, बंदोबस्त करना। 11वां प्रकरण है सज्जनता। कहने का आशय है, सज्जनता ना मिले किए जनत करो किन कोय, ज्यों कर फार निहार ले लोचन बड़ो न होए। 12वां सुख दुख। लेखक का कहना है, मानव जीवन में हमेशा सुख और दुख समान रूप से आते जाते हैं। व्यक्ति को दुख में कभी पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए और सुख में इतना उतावला भी नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट हो। 13वां जो प्रकरण है, बिगाड़ का मूल विवाद। जो 14वां है पत्र व्यवहार, यानी कि पत्र व्यवहार के से आदान प्रदान करना, अपने संदेशों को, सूचनाओं को। 15वां है प्रिय अथवा प्रिय, अपने प्रियजनों के बारे में चर्चा की है। 16वां सुरा या शराब, शराब की हानियों के बारे में बताया है, कैसे शराब के कारण, वैश्यापन के कारण मदन मोहन का पतन हो जाता है। 17 है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट ना हो। क्षमा, व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण क्षमा होता है। 19वां स्वतंत्रता, कृतज्ञता माने उपकार, पवित्रता, वाणी मन वचन कर्म से व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति हमेशा सकारात्मक भाव रखना चाहिए। संशय यानी कि शंका, व्यक्ति को शंका रहित रहना चाहिए। प्रामाणिकता। 24वां है हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। 25वां है साहसी पुरुष, व्यक्ति को अपने मानव जीवन में हमेशा साहस, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा साहस धैर्य से काम लेना चाहिए। 20वां है 27वां है 26वां है जो हमारा प्रकरण दिवाला माने कर्जदार होना। 27वां है लोक चर्चा और अफवाह। 28वां फूट का मुंह काला या फूट का काला मुंह। 29 बातचीत। 30वां है नैराश या नाउम्मीदी, व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन में नाउम्मीद और नैराश यानी कभी कभी इतना अपने जीवन से निराश हो जाता है और आत्महत्या को
प्रेरित करता है अपना मन, लेकिन ऐसी भावना कभी उसको अपने मन में नहीं लेना चाहिए और ऐसी ही जगह धैर्य से काम लेना चाहिए। 31वां है चालाक की चूक। चालाक व्यक्ति होता है उससे कहीं ना कहीं चूक या भूल हो ही जाती है, जिससे उसका जो चालाकी का पर्दा है वो हट जाता है और व्यक्ति अपने ही समाज में लज्जित हो जाता है। 30वां अदालत। 32वां और 33वां है परीक्षा मित्र। परीक्षा मित्र का आशय यह है, मित्र वही सच्चा है जो विपत्ति में साथ देता है, और सुख के तो सभी साथी होते हैं, विपत्ति में जो खड़ा होता है वही सच्चा मित्र होता है। 34वां हीन प्रभा बदरोबी। 35वां स्तुति निंदा का भेद। 36 का है धोखे की टट्टी। टट्टी माने टटैया। कभी कभी व्यक्ति किसी को मजबूत या किसी को अपना भरोसा या किसी पे विश्वास करके ऐसा काम करता है कि ये हमेशा इस काम में मेरा ये साथ देगा, लेकिन जब वो काम करता है तो व्यक्ति हट जाता है, अपना जो कंधा होता है वो हटा लेता है और व्यक्ति बेचारा अकेला पड़ जाता है। इसलिए लेखक ने कहा हमेशा धोखे की टट्टी या टटैया जिसे बोलते हैं उससे दूर रहना चाहिए। विपत्तिमय धैर्य। लेखक कहता है कि व्यक्ति को हमेशा विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम और सच्चा मित्र वही है जो हमेशा विपत्ति में व्यक्ति का साथ ना छोड़े। अगला है प्रेत भय। 39वां है प्रेत भय। 40वां है सुधारने की नीति और सुख की परम अवधि। अगर कोई व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है या बिगड़ जाता है तो सुधरने की रीत, यानी कि अगर बिगड़ता है तो वो सुधरेगा, अगर सुधरा है तो एक बार बिगड़ जाएगा। और सुख की परम अवधि, व्यक्ति जब हर तरीके से उसके जीवन में शांति होती है, सुख होता है, तभी सुख का परम आनंद उसे मिलता है, वही सुख का समय कहलाता है। अब सारांश। अब हम परीक्षा गुरु नामक उपन्यास का सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपन्यास में अगर इतना सारांश आप समझ गए तो समझ लो आपको पूरा उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 41 प्रकरण हैं और लगभग 300 पृष्ठों का ये उपन्यास है, तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा। अगर इतना सा आप सारांश समझ गए तो ऐसा मानो कि आपको पूरा उपन्यास समझ में आ गया। इस उपन्यास में लेखक ने दिल्ली के एक सेठ, उनका नाम है मदन मोहन, की कहानी बताई गई है, जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है। किसके कारण? कुसंगति, अपने स्वार्थी दोस्तों के कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर देता है और फिर अपने एक वकील मित्र जिसका नाम ब्रजकिशोर के प्रयासों से वह कुसंगत से बाहर निकलता है। इस कहानी में मदन मोहन जो एक दिल्ली का रईस है, उसने अपने स्वार्थी दोस्तों के कारण, कई थे उसके स्वार्थी दोस्त, उसके कारण अपना बहुत सा धन बर्बाद कर दिया और एक सच्चा मित्र ब्रजकिशोर के कारण वह उस दलदल से निकल आया, कुसंगत से बाहर निकलता है। उपन्यास में
लाला मदन मोहन महाजन या महाजनी संस्कृति यानी बनिया संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हैं। कैसी प्रवृत्ति से? तो आपका कथन होगा सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। इस रचना का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। जैसे कहावत भी है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसमें लेखक का यही मतलब है कि जितनी चादर हो उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं कहीं इसमें नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकरण तथा निज भाषा की उन्नति के भी विचार देखने को मिलते हैं। लेखक ने इस ओर ध्यानाकर्षण किया है कि व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों, सामंती अविवेक से घिरी हुई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में खर्च करना चाहिए। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देते हैं और सच्चा मित्र वही है जो साथ निभाएगा विपत्ति में। अर्थात सच्चा मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। इस जो उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य है, व्यक्ति को सही गलत की पहचान करनी चाहिए और समय से रहते अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।